सेल्स हर बिजनेस के लिए जरूरी है, तो क्या मार्केटिंग ही एक तरीका है सेल्स को इंक्रीज करने का? क्या कारण है कि मार्केटिंग में लाखों रुपए लगाने के बाद भी हम सेल्स इंक्रीज नहीं कर पाते? क्या हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर कोई कमी है? लेकिन 90% समस्या हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज में नहीं होती, समस्या होती है कि हमारे उसको बात करने के तरीके में। यहाँ हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि सेल्समैन का अच्छा होने मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसके शब्दों का, क्योंकि उन शब्दों से प्रभावित होकर ही कस्टमर और कंज्यूमर उससे प्रोडक्ट खरीदता है। विद माई 20 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड वर्किंग विद थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट, मैंने ये जान लिया है कि किसी भी बिजनेस की ग्रोथ बिना उसके ब्रांड बिल्डिंग के नहीं की जाती। तो ये ब्रांड बिल्डिंग है क्या, ये ब्रांड बिल्डिंग कैसे करना चाहिए और इसको करने के हमें क्या क्या फायदे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सीक्रेट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज ब्रांडिंग, व्हाई ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू बिल्ड ए ब्रांड। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। कुछ लोग मार्केट में पानी ना मांगकर बोलते हैं बिस्लेरी देना, कुछ लोग मार्केट में टूथपेस्ट ना मांगकर बोलते हैं कोलगेट देना, कुछ लोग मार्केट के अंदर वॉशिंग पाउडर नहीं मांगते, बोलते हैं सर्फ देना, और कुछ लोग मार्केट के अंदर नूडल्स नहीं मांगते, वो बोलते हैं मैगी देना। क्या ऐसे कारण हैं कि जिनके कारण वो प्रोडक्ट के नाम ही एक लैंग्वेज बन जाती है, एक भाषा बन जाती है? उसके पीछे बड़ा बड़ा रीजन जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो होता है ब्रांड बिल्डिंग। तो हमें आज समझना है आखिर ये ब्रांड है क्या। ब्रांड की डेफिनेशन की बात करें तो किसी कंपनी का नाम, लोगो या सिंबल जो उसकी पहचान रिप्रेजेंट करता है वो एक ब्रांड होता है। लेकिन रियल के अंदर ब्रांड इससे भी काफी ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं फैक्ट्री के अंदर और ब्रांड बनता है माइंड के अंदर। आपके कस्टमर, आपके जो कंज्यूमर है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके आपके क्या एक्सपीरियंस है, दैट इज कॉल्ड ए ब्रांड। जो इमेज आपके माइंड में बनती है, किसी भी ब्रांड को देखने के बाद आपके माइंड के अंदर जो इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड ए ब्रांड। अगर मान लीजिए कि आपने एक एप्पल का लोगो देखा, एप्पल का लोगो देखने के बाद आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आता है इनोवेशन, बेटर टेक्नोलॉजी, मिनिमलिज्म। ये सब चीजें कैसे आती है? ये सब चीजें आपके पास कंपनी ने इम्प्लांट की है आपके माइंड के अंदर। विद देयर स्ट्रेटेजिकली उन्होंने आपके माइंड के अंदर इम्प्लांट्स कर दिया। जैसे अगर आपका टाटा का लोगो देखते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आता है लॉयल्टी, आता है ट्रस्ट, आता है और इंडियन होने का गर्व महसूस करते हैं आप। ये सब चीजें इम्प्लांट्स की गई है स्ट्रेटेजिकली आपके माइंड के अंदर, कंपनीज ने इम्प्लांट्स कर दी और आपको पता भी नहीं चला। दैट इज कॉल्ड ए ब्रांडिंग। तो हम ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी पोजिशनिंग कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट है वो समझेंगे। तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि किसी कंपनी को देखने के बाद उसकी माइंड के अंदर अपनी जो पोजीशन बनती है, उसके माइंड के अंदर जो इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड ए ब्रांड। तो इस ब्रांड को बनाने के फायदे क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, वो हम समझते हैं। देखिए ब्रांड इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके 8 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं। रिकॉग्नाइजेशन, नंबर 1 है रिकॉग्नाइजेशन। ये आपको एक पहचान देता है, एक अलग पहचान क्रिएट करता है। जैसे अगर आप मार्केट से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं अपने आप को, तो ब्रांड आपको उसको करने में हेल्प करेगा और फ्यूचर के अंदर आपकी बिजनेस की ग्रोथ को भी वो हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट है स्टैंड अबाउट फ्रॉम द कंपटीशन। आज मार्केट में काफी भीड़ है, काफी शोर है, आपको आपकी ब्रांड ही एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करती है। अगर हम बात करें तो बात करते हैं मोबाइल्स की, तो आईफोन ने अपना ब्रांड किया, इसी वजह से वो सभी फोन से अलग है। अगर हम बात करते हैं BMW की, तो वो अपने आप में अलग ब्रांड है। अगर हम शूज की इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो नाइकी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो ब्रांड आपको आपके कंपटीटर से अलग बनाता है, तो ब्रांड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड नंबर है बिल्ड न्यू कस्टमर। ब्रांड एक बार बनने के बाद आपके लॉयल कस्टमर इंक्रीज होते हैं। लॉयल कस्टमर होते हैं जो आपके बारे में बात करते हैं, आपकी रेफरल देते हैं आपका। जब भी आपने देखा होगा बात करते हैं कि मैंने इस ब्रांड का ये लिया है, इस ब्रांड के अंदर ये चीज है, इस ब्रांड के ये बेनिफिट है, तो ये सब चीजें आपका कस्टमर बात करता है। जब आप ब्रांड बन जाते हैं ना, तो आपका कस्टमर आपको रेफरल कस्टमर देता है, ब्रांड का डिस्कशन होता है और आपका कस्टमर बेस, न्यू कस्टमर बेस इंक्रीज होता है। एम्प्लॉय एंड द कस्टमर प्राइड। किसी भी ब्रांड के अंदर काम करने के लिए
एम्प्लॉय भी प्राइड महसूस करेगा और आपका कस्टमर वहां से परचेजिंग करने के अंदर भी अपने आप को प्राइड फील करेगा। आईफोन अगर बात करें, अगर कोई गूगल के अंदर काम करता है, कोई टाटा के अंदर काम करता है, तो वो एम्प्लॉय अपने आप को प्राइड फील करते हैं और वहां से प्रोडक्ट लेने वाला भी अपने आप को प्राइड फील करता है। क्या हो, अगर आपने आईफोन लिया है तो आप अपने आप को प्राइड फील करेंगे, बल्कि एंड्रॉइड फोन होने के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट। जब अपने ब्रांड मिल जाती है, जब अपने ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, तो उसके बाद हमारे ट्रस्ट भी इंक्रीज होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं टाटा का। टाटा एक अच्छा ब्रांड है और उसने लॉयल्टी, ट्रस्ट और भारतीयता होने का फील वो करवाता है। उसी ट्रस्ट के बेस के ऊपर उसने अपना एक तनिष्क ज्वेलर्स लॉन्च किया, बिजनेस न्यू लॉन्च किया, और वहां पे नीचे ओनली टैगलाइन दिया था एक टाटा प्रोडक्ट। तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड किया, क्योंकि उस टाटा के ऊपर जो उसका इमेज बना हुआ है वो लॉयल्टी का बना हुआ है, और ज्वेलरी बिजनेस के अंदर ट्रस्ट और लॉयल्टी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सिंपल स्लोगन की जगह सिंपल लिखा था ए टाटा प्रोडक्ट। आज भी अगर आप तनिष्क के ज्वेलर्स पे जाएंगे तो वहां पे नीचे लिखा होता है ए टाटा प्रोडक्ट। तो वो आपके ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड आपका एक ट्रस्ट क्रिएट करने के आपको हेल्प करता है। बिगर प्रॉफिट। देखिए, मार्केट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। अगर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसका कंपिटिटिवली आपका प्राइस हाई होता है, उसके मार्जिन भी हाई होते हैं, क्योंकि वो आपको एक अलग फील देते हैं। तो वहां पे मार्जिन अच्छा होता है और अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी। जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, इन्वेस्टमेंट की आती रहती है। आप फ्रेंचाइजिंग मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैकडी का एग्जांपल दे सकते हैं, रिबॉक का, काफी ऐसे छोटे, जैसे मैंने ब्रांड एक ब्रांड है बेवकूफ नाम का एक ब्रांड है, जिसने टी शर्ट प्रिंटिंग का काम शुरू किया और आज पैन इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके आउटपुट है। तो छोटी सी जर्नी से स्टार्ट करके उन्होंने पूरे पैन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में आउटलेट ओपन किए। उसका एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाती है। ये पॉसिबल हुआ उनकी ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस के बाद। बेटर मार्केटिंग। किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो आपकी ब्रांड बिल्डिंग के लिए बोले, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग से चीजें आसान हो जाती है। आपकी चीजें अप्रोच करना, आपकी चीजों को मार्केटिंग करना काफी आसान हो जाता है और उसका बजट भी काफी कम लगता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे ब्रांड बिल्डिंग के। तो ब्रांड बिल्डिंग, हमें ये समझ में आया कि ब्रांड बिल्डिंग है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि हम अपना ब्रांड किस तरीके से बना सकते हैं। हाउ टू बिल्ड ए ब्रांड। ब्रांड बिल्डिंग के अंदर 4 जो मेजर यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करेंगे ब्रांड की पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब जो आपकी विजन है, आपके माइंड के अंदर जो छाप है ना ब्रांड की, वो किस तरीके से क्रिएट की जाती है। नंबर 2 पॉइंट है बिल्ड ए ब्रांड स्टोरी। हमेशा एक ब्रांड के पीछे एक क्लियर मैसेज होता है। वो क्लियर मैसेज आप कैसे क्रिएट करेंगे। बायर पर्सोना। हर ब्रांड का एक स्पेसिफिक मार्केट ऑडियंस होती है, स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होती है। वो टारगेट ऑडियंस आप किस तरीके से बनाई जाती है, वो बायर पर्सोना क्या होता है। उसके बाद आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी, जिसको आप लोगो बोल देते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं आपका ब्रांड का चेहरा। तो आपका ब्रांड का वो फेस है आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग के अंदर मैंने यहाँ पे 3 फोटो दी है। पहली है महात्मा गांधी की, दूसरी है हिटलर की, और तीसरी के अंदर मैंने काफी लोगोस दिए हैं। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी ब्रांड का लोगो देखते हैं या किसी की फोटो देखते हैं, उसके बाद आपके माइंड के अंदर जो छाप है, आपके माइंड के अंदर जो परसेप्शन है, वो क्या है, दैट इज ए पोजीशनिंग। कि आपके माइंड के अंदर उस कंपनी ने, उस पर्सन ने क्या पोजीशन क्रिएट कर रखा है, दैट इज कॉल्ड ए पोजीशनिंग। वो कैसे क्रिएट करना है वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि पोजीशनिंग है क्या। महात्मा गांधी को देखने के बाद आपके माइंड में क्या आता है, सत्य और अहिंसा की छाप आती है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके की अपना जीवन जिया, उस तरीके की पर्सनालिटी उन्होंने जी। तो उनको देखने के बाद हमारे माइंड में आता है इस तरीके का, उनको देखने के बाद हमारे माइंड के अंदर सत्य और अहिंसा इस तरीके की छाप आती है, इस तरीके का प्रेजेंस है। सेकेंड आता है हिटलर। हिटलर को देखने के बाद एक र्यूड नेचर का हिटलर है। हमारे जो माइंड के अंदर परसेप्शन आता है वो एक र्यूड आता है। हम ये देखते हैं कि इनकी छवि किस तरीके थी, किस तरीके के इन्होंने काम किए, तो वो हमारे माइंड के अंदर जो परसेप्शन है वो आते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे काफी ब्रांड लोगो दिया है, टाटा दिया है, एप्पल का दिया है, उसके बाद हार्ले डेविडसन का दिया है, मैगी, नाइक और मैकडॉनल्ड। जब टाटा देखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि लॉयल्टी, आपकी ट्रस्ट,
और इंडियन होने का गर्व फील होता है। एप्पल की बात करें तो हमारे पास इनोवेशंस, बेटर टेक्नोलॉजी इस तरीके के माइंड में आता है। हार्ले करते तो एक यूनिक बाइक के लिए जो जिससे है इनका तो एक्चुअली में आई एम हार्ले, तो इस तरीके का स्लोगन है। तो ये अपने आप में यूनिक क्रिएट करते हैं कि ये मोटर बाइक नहीं है, ये ओनली बाइक नहीं है, इट इज हार्ले। तो मैकडी की बात करें तो वहाँ पे बर्गर आता है, क्वालिटी बर्गर, बिग बर्गर, क्वालिटी बर्गर के नाम पे हम इनका माइंड की हमें छवि आती है। नाइकी की बात करें तो एक स्पोर्ट्स शूज की आती है, स्पोर्ट्स पर्सन की आती है। और मैगी की बात करें तो इंस्टेंट 2 मिनट मैगी, 2 मिनट नूडल्स की छवि हमारे दिमाग में आती है। तो हमें ये समझ गया कि हर ब्रांड ने हमारे दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर अपनी एक पोजीशनिंग सेट की हुई है। तो हम किस तरीके से अपनी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं, उसको लिए हमें समझना होगा हमारी ब्रांड पोजीशनिंग के पैरामीटर। उससे पहले मैं कुछ और ब्रांड के स्टेटमेंट्स आपको दिखाता हूँ। स्टेटमेंट्स हेल्प करते हैं उस ब्रांड की पोजीशनिंग को अपने कंज्यूमर के माइंड के अंदर सेट करने में। जैसे एप्पल है तो मैंने आपको बताया थिंक डिफरेंट, उनका 2 ही लाइन, 2 ही वर्ड है, थिंक डिफरेंट। बाइजू की अगर बात करें, फॉल इन लव विद लर्निंग, तो ये एक ओनली स्टेटमेंट नहीं है, ये इनका एक कोर कंसेप्ट है, इसके ऊपर ये काम करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक स्लोगन बना दिया बस इससे काम चल गया, नहीं। अगर थम्स अप की बात करें, टेस्ट द थंडर, यहाँ पे मैचो मैन, यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस वो फील कराते हैं। तो अगर आप थम्स अप जब भी पियेंगे तो आपको वो फील होगा, स्ट्रॉन्गनेस आपको फील होगा। बाइजू में अगर आप जाएंगे तो वहां पे जो लर्निंग है वो बोरिंग नहीं है, दैट इज ए लव, फन, इस तरीके का फील होगा। अमूल है, इसने अपने आप को प्रेजेंट किया, टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें तो बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, उन्होंने एक स्लोगन था। तो वो अपने आप में इस तरीके की उन्होंने प्रेजेंस क्रिएट कर दिया, पोजीशनिंग क्रिएट कर दिया माइंड के अंदर, और उसी पोजीशनिंग स्टेटमेंट को इन्होंने अपना एक स्लोगन बनाया। आप सर्फ एक्सेल अगर आप देखेंगे तो वो दाग अच्छे हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, और उनका काम भी इसी के ऊपर है। उनका जो कोर कंसेप्ट है, जो पूरा कल्चर सिस्टम है, वो इसी के ऊपर काम करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पोजीशनिंग क्या है। पोजीशनिंग के लिए स्टेटमेंट की जाती है, स्टेटमेंट को माइंड में फील किया जाता है और उसी के ऊपर काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट बना दिया, आपने स्लोगन बना दिया और उसके ऊपर काम कुछ भी नहीं करो, पूरा कल्चर और पूरा सिस्टम उसी के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पे 4 पैरामीटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ विद एग्जांपल। किसी भी ब्रांड की पोजीशनिंग क्रिएट करने के लिए हमें 4 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 है कैटेगरी, नंबर 2 है टारगेट कंज्यूमर, नंबर 3 है कंपटीशन, और नंबर 4 है की डिफरेंशिएट। तो इनको हम समझते हैं इस टेम्पलेट के जरिए और एक एग्जांपल के जरिए। कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी होता है कि जो प्रोडक्ट आपका किस कैटेगरी के अंदर है। जैसे मान लो कि अगर आप नाइकी की बात करें तो वो शूज कैटेगरीज के अंदर है। अगर मैं बात करूं पेपर बोर्ड जो जूस है तो वो फ्रूट जूस के अंदर है। अगर मैं तनिष्क की बात करूं तो वो ज्वेलरी कैटेगरी के अंदर है। तो हर बिजनेस एक कैटेगरी के अंदर है, बट वहां पे आपको एक फ्री स्पेस देखना है। मान लीजिए कि पूरी कैटेगरी ऑक्यूपाइड है आपके कंज्यूमर से, लेकिन वहां पे आपको ट्राई करना है कि वो फ्री स्पेस आप कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर बोर्ड ने क्या किया कि फ्रूट जूस है, उसके अंदर उन्होंने देखा एक फ्री स्पेस उसको मिला ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक। तो वहां पे फ्री स्पेस को वो क्या करेंगे, जो फ्री स्पेस उनको मिला है ना, उस फ्री स्पेस को फिल करेंगे अपने कंज्यूमर के माइंड के अंदर। एक एग्जांपल मैं देता हूं बेवकूफ कंपनी का, जो टी शर्ट प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनकी कैटेगरी थी टी शर्ट की। अब टी शर्ट के अंदर उन्होंने फ्री स्पेस देखा, टी शर्ट प्रिंटिंग का, कस्टमाइज टी शर्ट प्रिंटिंग का काम इन्होंने शुरू किया। अब कस्टमाइजेशन के अंदर भी वो ट्रेंडी अपने स्लोगन्स लेके आने लगे जो मार्केट में ट्रेंड है। जैसे मीम्स बनाने लगे, जो मीम्स जो पॉपुलर है उसको टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करने लगे। तो वो एक फ्री स्पेस देखते हैं। फ्री स्पेस देखने के बाद वो टारगेट कंज्यूमर का एज क्या है, इनकम सोर्स क्या है, जियोग्राफी क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी चीजें मायने रखती है। इन सबको समझने के बाद वो देखते हैं कि उनका कंपटीशन किन किन के साथ है। जैसे मान लो कि पेपर बोट है तो पेपर बोट का टॉपिकाना, रियल, माजा, नींबूज, फ्रूटीज, ये काफी बड़े कंपटीशन है आपके पास, और उनसे वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, पेपर बोट ने 15 जो अपने जो ट्रेडिशनल जो जूस है, ट्रेडिशनल जो ड्रिंक है, वो 15 कैटेगरीज में निकाले, 15 अलग अलग फ्लेवर के अंदर क्रिएट निकाले, जिसके अंदर कच्चा आम हुआ, जामुन का हुआ, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। तो क्या हुआ, 4 पैरामीटर। पहले आपको अपनी कैटेगरी समझनी है, कैटेगरी के बाद फ्री स्पेस को आपको रिसर्च करना है
कैसे अपने फ्री स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, एक नया फ्री स्पेस कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आपको टारगेट जो कंज्यूमर है उनकी पूरी एज क्या है, कहाँ पे आपको टारगेट करना है, उनका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका कंपटीशन किनसे, कंपटीशन का मतलब मेरा यहाँ पे लोकल ब्रांड से नहीं है, आपको उस इंडस्ट्रीज के दिग्गज के साथ आपको कंपटीशन करना होगा। वो जो चीज अवेलेबल करवा रहे हैं, आप क्या उनसे यूनिक चीज करवा रहे हैं, आपको उसी के बारे में बात करना है। आपको बात करना है उसी चीज के बारे में जो आप यूनिक दे रहे हैं। आपको कंपटीटर तभी से आप डिफरेंशिएट कब हो पाओगे, तब आप कंपटीटर से कुछ अलग दे रहे हो, कुछ अलग चीज दे रहे हो। तो ये चीज एक टेम्पलेट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ट्राई कीजिए कि ऑलरेडी अगर आपने पोजीशनिंग कर रखा है, रीपोजिशनिंग करना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 4 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपना रीपोजिशनिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, किस तरीके से पोजीशनिंग हम कर सकते हैं। 4 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर को हम यूज कर अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रांड पोजीशनिंग होने के बाद हमारे लिए काफी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है हमारा स्टोरी। बिल्ड ब्रांड स्टोरी। ब्रांड स्टोरी क्या होता है? ब्रांड स्टोरी का मतलब आप जो मैसेज जो देने वाले हैं ना अपने कस्टमर को, आप अपने कस्टमर को जो मैसेज देने वाले हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लेवर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे जो करते हैं ना, वो गलती हम करते हैं क्लेवर होने की। हम हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं। जैसे गलती की थी स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स ने अपना एक जो प्रोजेक्ट था कंप्यूटर का, लीसा जो कंप्यूटर प्रोजेक्ट था, उसका जो एडवर्टाइजमेंट किया था वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर 9 पेज का एडवर्टाइजमेंट किया था। उसमें उन्होंने एक एक टेक्निकल गीक्स उसके अंदर एक्सप्लेन किया। उसका रिजल्ट हुआ वो प्रोजेक्ट पूरा फेल हो गया। स्टीव जॉब्स को वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा और उसके बाद उन्होंने पिक्सल करके कंपनी के अंदर स्टोरी टेलिंग का काम किया। और स्टोरी टेलिंग के काम करने के बाद जब उनकी वापसी एप्पल के अंदर हुई तो वो जो 9 पेज का जो इंफॉर्मेशन था ना, वो 2 वर्ड में आ गया। एप्पल के अंदर आपने देखा होगा कि 2 वर्ड के अंदर उन्होंने अपनी स्टोरी को बिल्ड किया है, दैट इज थिंक डिफरेंट। तो ऐसा क्या हुआ स्टीव जॉब्स के अंदर? वो हुआ ब्रांड पे बिल्ड स्टोरी, कि हमें क्लेवर नहीं होना है, हमें अपने प्रोडक्ट को मान नहीं बताना है, हमें अटैच होना है कंज्यूमर के साथ। जो कंज्यूमर उस चीज को समझ पाए, जिस भाषा में वो समझ पाए, जिस लैंग्वेज में वो समझ पाए, जिस तरीके से वो समझ पाए, उसको हमें समझाना है, ना कि हमें टेक्निकल होना है। यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से हमें इमोशनली अटैच होना होता है। जब ब्रांड बिल्डिंग स्टोरी के ऊपर काम करेंगे ना, तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से इमोशनली अपने कंज्यूमर के साथ अटैच हो सकते हैं। ये जो ब्रांड बिल्डिंग स्टोरी अगर आप समझ गए ना, 7 स्टेप है इसके, 7 पैरामीटर्स है, तो ये अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने ब्रांड की स्टोरी बिल्ड कर सकते हो, जो आपके कंज्यूमर के साथ आपको अटैच करेगी। इस स्टोरी को समझने से पहले मैं एक छोटी सी आपको एड दिखाता हूँ, 30 सेकंड की। देखिए, बिजनेस ऑनलाइन लाने के चक्कर में चंपक सर के सर पे सिर्फ 4 बाल बचे हैं, है ना चंपक सर? इस प्रॉब्लम का इनके पास सॉल्यूशन है, पर बिजनेस ऑनलाइन लाने का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। डोंट वरी चंपक सर, विजिट ब्लूहोस्ट और वेबसाइट बिल्डर से इजीली अपनी वेबसाइट बनाएं या कॉल कीजिए, हम बना देंगे। नाउ स्माइल चंपक सर। ब्लूहोस्ट, वेबसाइट मेड इजी। इस 30 सेकंड की एड के अंदर ये पूरे 7 पैरामीटर्स अवेलेबल है। अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं ना, तो उसके अंदर भी ये 7 पैरामीटर्स होते हैं। ये 7 जो पैरामीटर्स होते हैं वो इमोशनली टच करते हैं कंज्यूमर के साथ। मूवी होती है, उसके अंदर 2 घंटे रोकने का काम भी ये 7 एलिमेंट्स करते हैं। आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को महान नहीं बताना है। इस ब्रांड बिल्डिंग स्टोरी के पीछे जो कंसेप्ट होता है, वो आपका कंज्यूमर आपका हीरो होता है। यहाँ पे चंपक सर आपको बताए हैं कि यहाँ पे काफी परेशान है। प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर इज विलेन। जो प्रॉब्लम है ना, वो विलेन है, और विलेन जितना शक्तिशाली होगा ना, इमोशनली आप उतना ही ज्यादा अटैच हो पाएंगे। आप हार्पिक की एड देखिए, वहां पे कितना टेंशन क्रिएट करते हैं जेम्स के लिए। तो वो जो हाइजीनिक का जो लड़ाई है ना उनके साथ, और जो विलेन उन्होंने प्रेजेंट किया ना, वो काफी बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं, जिससे जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा आप उनसे कम्युनिकेट या इमोशनली उतना ही ज्यादा अटैच हो पाएंगे। चंपक इस एड के अंदर एक हीरो है।
जिसकी जो प्रॉब्लम है वो बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, वो विलेन है। इसके लिए उन्होंने उसको दिखाया है, आपने देखा होगा एड के अंदर उसकी 2 फोटो दिख रही थी, वहां पे उनके बाल थे लेकिन रियल के अंदर बाल उड़ चुके हैं। तो ये एक विलेन दिखाया है कि इतनी बड़ी टेंशन हो चुकी है कि बाल उड़ गए हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन में नहीं लेके जा पा रहे। तो ये काफी एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई है। अब उसके बाद क्या सोल्यूशन क्या आया, यहाँ पे हीरो की एंट्री नहीं हो रही है, यहाँ पे एंट्री हो रही है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की। जैसे ब्लू होस्ट का प्रोडक्ट या सर्विस की एंट्री होती है, दैट इज वर्क एज ए वेपन। वो वेपन का काम करेगा, लेकिन काम किसके लिए करेगा, हीरो ही उसको यूज करेगा। और उसके बाद उसको स्टेप बताए जाते हैं, 3 स्टेप प्लान बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि इसको यूज कैसे करना है, आप कर लीजिए नहीं तो हमें कॉल कर लीजिए। तो ये सब चीजें उन्होंने प्लान बताया। उसके बाद टेक एक्शन उन्होंने बता दिया कि परचेज कैसे करना है, नीचे वहां पे देखा होगा क्लिक करने कॉल करने का पूरा डिटेल दिया। फियर पॉइंट भी इस स्टोरी के अंदर जो हमारा ब्रांड बिल्डिंग स्टोरी के अंदर काम करता है कि आपने शैम्पू का ऐड देखा होगा, वहां पे बालों को किस तरीके से दिखाया जाता है, वो एक फियर पॉइंट है, वो हुक का काम करता है। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो ये एक हुक का काम करेगा। तो वो आपको प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ता है माइंड के अंदर, कनेक्टिविटी करने के लिए। और कस्टमर जब परचेज कर लेता है, एक्शन ले लेता है, फाइनल के अंदर उसका जो हैप्पी एंडिंग होता है कस्टमर का। आप किसी भी एड में देखिए एंड क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है। हार्पिक की एड में देखिए कितना टेंशन होता है, देखिए डिटॉल की एड में देखिए कितना टेंशन होता है, हैप्पी एंडिंग होगा लास्ट में। विलन जो आपका हीरो होगा ना, वो सक्सेस होगा लास्ट के अंदर। जैसे इस एड के अंदर आपने देखा होगा चंपक सर दिखाए हैं, लास्ट के अंदर हैप्पी हो जाते हैं कि उनको एक सोल्यूशन मिल गया। तो ये एक ब्रांड बिल्डिंग स्टोरी है। ये जो पैरामीटर है ना, 7 पैरामीटर, आपका कस्टमर आपका हीरो है, आपको विलेन देखना है, वो पिन पॉइंट आपको समझना है। आपको यहाँ पे समझना ये होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है कस्टमर की। आपको उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, आपको कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना है। एंटीवायरस की आप ऐड देखिए, अगर मैं आईटी फील्ड की बात करता हूं तो एंटीवायरस की ऐड देखिए, किस तरीके से वो आपके माइंड के अंदर डाल रहे हैं कि एंटीवायरस से मतलब वायरस आने से ये प्रॉब्लम होगा, आपका डाटा उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, वेपन आता है, क्या आता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस। यहाँ पे आपने कभी देखा कि सर्फ एक्सेल की ऐड के अंदर उन्होंने पूरे टेक्निकल गिग्स डाले हों कि इस सर्फ के अंदर ये चीज है, ये चीज है, इतनी टेक्निकली, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे। आपके कंज्यूमर आपको उस इतने टेक्निकल गीक्स नहीं है। और वो अगर आप किसी ऐड के अंदर इतने टेक्निकल गीक बनाने की कोशिश करेंगे या उनके माइंड के ऊपर बर्डन देंगे तो वो आपके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होना है आपके मैसेज के ऊपर, और जो जिस भाषा में समझ सकता है उस भाषा में समझाया जाता है, उस लोकल लैंग्वेज के अंदर बताया जाता है। आप बड़े से बड़े ऐड देखिए, बड़े से बड़े नेशनल ऐड देखिए, वो हिंदी के अंदर डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इमोशनली अटैच वहां पे करेंगे। वहां पे कोई टेक्निकल चीजें यूज नहीं की जाती कि आपको ये गिग्स यूज करने हैं, आपको ये यूज करने हैं। आप किसी भी ऐड के अंदर देखिए, कितनी बड़ी ऐड के अंदर देखिए, वहां पे इमोशनली आपको अटैच करने के लिए ऑडियंस जो जिस तरीके का है उसकी लैंग्वेज के अंदर अटैच किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रांड स्टोरी क्या है, कैसे बिल्ड करना है। ये जो पैरामीटर है आप इनको अप्लाई कीजिए। आज के बाद जब भी अगर आप कोई ऐड देखते हैं नेशनल टीवी के ऊपर, मैं आपको लिंक के अंदर एक ऐड देने वाला हूं, एक लिंक देने वाला हूं, उसके अंदर 4 to 5 इमोशनल एड्स है, उनको देखिए आप किस तरीके से अटैच हो जाते हैं। पार्ले जी की एड्स है, तो उसमें क्या दिया है, किस तरीके से अटैच हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कौन हीरो है, किस तरीके से अटैच हुआ, हुक पॉइंट क्या है, ये चीजों को समझना शुरू कीजिए। आप टीवी देखते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं ना, तो इन चीजों को फोकस करना शुरू कीजिए कि ब्रांड क्या कर रहे हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं, अपनी स्टोरी बिल्ड कैसे कर रहे हैं, उन्होंने क्या चीज की। आपने ऐड तो ये भी देखी होगी, लेकिन उसको इस नजरिए से नहीं देखा, आपने देखा एज ए कस्टमर के बेस के ऊपर। अब आपको देखना है एज ए बिजनेस ओनर, एज ए ब्रांड के रूप में। आपको उनको एज ए आपके जो कंपटीटर है, नो मैटर कि नाइकी आपका कंपटीटर है, लेकिन आप उनकी एड के ऊपर फोकस कीजिए, वो किस तरीके से इमोशनली अटैच होते हैं आपके कस्टमर के साथ। तो वो चीजें समझ जाए ना आप जिस दिन, तो आपके लिए ब्रांड बनाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, आपके लिए वो काफी आसान हो जाएगी। ये 2 चीजें क्लियर हो चुकी है, ब्रांड की पोजीशनिंग क्रिएट करना और अपनी स्टोरी बनाना। ये दोनों चीज क्लियर होने के बाद हम जाते हैं
बायर पर्सोना क्या होता है, जिस तरीके से हम अपनी कंपनी के अंदर जब जॉब के लिए रखते हैं ना, तो एम्प्लॉय होता है तो उसका पूरा डिटेल हम रखते हैं। इसी तरीके से आपके पास आपका जो कस्टमर है या जो होने वाला कस्टमर है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। हम जो करते हैं, हम हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग पर्सोना भी बनाते हैं, कंपनी का पर्सोना भी बनाते हैं। डिमांड के ऊपर होता है किस तरीके के काम करना होता है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है ना, उस तरीके का पर्सोना बनाया जाता है। अब पर्सोना के अंदर हम एक डमी नेम और इमेज रखते हैं, फोटो रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इस कंपनी के अंदर, इसके डेमोग्राफिक क्या है, हॉबीज क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, ये पूरा डेमोग्राफिक आपके पास, आपका जो कस्टमर है ना उसका पूरा डेमोग्राफिक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उसकी हॉबीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके मोटिवेशनल क्या है, उसके गोल्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, पेन पॉइंट क्या है, उसके फियर पॉइंट क्या है, उसके कम्युनिकेशन चैनल्स क्या है, वो यूट्यूब पे ज्यादा है, फेसबुक पे ज्यादा है, वो कौन सा चैनल देखता है। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी एक पेपर के ऊपर। आप बायर पर्सोना बनाइए, आप आपके जो कस्टमर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो फोन कौन सा रखता है, आईफोन लाइक करता है, कौन सा फोन लाइक करता है, किस तरीके की कैटेगरी है, उनका एनुअल इनकम क्या है, किस तरीके के बजट के ऊपर वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझना होगा। ये सारी चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफी बड़ी हेल्प करती है। जब आप बायर पर्सोना बनाना सीख जाते हैं ना, तो मैंने ये देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका बजट है वो 50% तक कम हो जाता है बायर पर्सोना के बेस के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि हमें टारगेट किसको करना है। लेजर टारगेटिंग हम कर सकते हैं बायर पर्सोना के बाद। तो आप बायर पर्सोना आप समझ गए हैं, तो उसके बेस के ऊपर आज से काम करना शुरू करें। आप एक्सेल के अंदर, नहीं तो आप पेपर के ऊपर एक डमी आप बनाइए अपना पर्सोना। जैसे ये यहाँ पे आप देखिए, नेम और इमेज डमी बनाया हुआ है। हम इस तरीके से काम करते हैं, एक डमी इमेज बनाते हैं, हम पूरा एक नाम उसको देते हैं, यंग प्रोफेशनल पाउल जैसे नाम मैंने दे दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से नाम देके उसको डेमोग्राफिक क्या है, जयपुर का, दिल्ली या लोकल सिटीज, कहाँ से मेरा क्लाइंट आने वाला है, कौन कौन सी सिटीज से मैं टारगेट कर सकता हूँ, उनके गोल्स क्या है, एजुकेशन स्टडी क्या है, आगे फ्यूचर में वो क्या बनना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करना शुरू करें। आगे जाके वो आपको काफी हेल्प करेगी। 3 पॉइंट होने के बाद आपका जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी के मतलब कि जब हम ब्रांड की बात करते हैं ना, तो इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन लोगो आपका एक प्रेजेंस है, आपकी एक पहचान है, आपका एक फेस है। तो लोगों के जरिए आपको जाना जाता है। लोगों को देखने के बाद ही जो ब्रांड बिल्डिंग स्टोरी है, जो ब्रांड पोजिशनिंग है, ये सारी चीजें माइंड के अंदर आ जाती है। जैसे मैंने पेपर बोर्ड का दिया था, पेपर बोर्ड में क्या था कि जो अटैच कैसे हो रहा है, जो लोगो है ना, पेपर बोर्ड दिया है। पुराने टाइम के अंदर हम इस तरीके की पेपर बोर्ड क्रिएट करते, तो हमें इमोशनली अटैच किया जा रहा है, अपने बैग के अंदर लेके जाया जा रहा है, तो वहां पे हम इस चीज से अटैच होंगे। तो ये एक लोगो का काम होता है, एक फेस होता है। लोगो आपकी कंपनी का फेस है, जिससे हम इमोशनली अटैच होंगे और उसको देखने के बाद वो पोजिशनिंग और वो स्टोरी हमारे माइंड में आ जाती है। हम लोगो जब बनाते हैं ना, तो हमें कलर भी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। तो यहाँ पे कुछ एक कलर मैंने दिए हैं, वैसे आप अगर गूगल करेंगे तो आपको और भी कलर के आइडिया मिल जाएंगे। तो कलर जब आप चूज करेंगे ना, तो उसकी साइकोलॉजी, जैसे ब्लैक कलर है तो वो आपको यूनिक दिखाता है, रॉयल दिखाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ एक कलर है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप उसका ले लीजिए। जैसे रेड कलर है, वो अर्जेंसी क्रिएट करता है, एनर्जी का पावर है, एनर्जी का सिंबल है, तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज किया जाता है। आप इस तरीके के अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए ब्लैक यूज किया जाता है। इमोशंस के लिए येलो देखिए आप, येलो किस लिए यूज किया जाता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, तो अपॉर्चुनिटीज के लिए दिया जाता है, हैप्पीनेस के लिए यूज किया जाता है। जब आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई ग्रीन प्रोडक्ट है, तो हम ग्रीन वर्ड, ये ग्रीन जो कलर है ये यूज करते हैं। एजुकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए भी ये यूज किया जाता है। फ्रीडम के लिए, इमोशंस के, जो हमारे जो क्रिएटिविटी है, फन है, या जो फ्रीडम है, उसके लिए हम ऑरेंज यूज करते हैं। तो हर कलर का अलग अलग साइकोलॉजी होती है। जो मार्केट के अंदर हमें जो ब्रांड देखने को मिलते हैं ना, जो कलर यूज करते हैं, तो उस कलर के पीछे, यूज करने के पीछे उनका एक साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी होता है। तो वो हमें समझना होगा। जब हम ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं ना, तो ये सारा पोजिशनिंग, ब्रांड स्टोरी ये बनने के बाद जब हम लोगों पे जाते हैं, तो लोगों के अंदर हमें कलर भी उसके अकॉर्डिंग चूज करना होगा, जिससे उसको देखने के बाद वो फील आ पाए
येलो कलर फ्रेशनेस को फील कराएगा, आपको एक हैप्पीनेस देगा। तो हमारी फील्ड क्या है, अब मान लो कि ब्लैक है तो BMW के ऐड अगर आप देखेंगे तो वो ब्लैकनेस के ऊपर ज्यादा करते हैं, तो वो अपने आप को कुछ अलग दिखाते हैं, अथॉरिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को पावर शोकेस किया जाता है। तो वो इस तरीके की प्रीमियम क्वालिटी जो दिखाने के लिए हम ब्लैक कलर को यूज करते हैं। तो किस तरीके के आपके ऑडियंस है, किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है, बजट फ्रेंडली है, किस तरीके का नहीं है, तो ये सारे कलर साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा ब्रांड आइडेंटिटी क्या है। और इसके बाद होता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट। तो जब आपका लोगो कलर साइकोलॉजी हो जाता है तो फॉन्ट भी आपको उसके आपका जो ब्रांड की जो पोजीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉन्ट यूज करना होता है। फॉन्ट तो आपको यूज जब करते हैं तो पूरा आपको वेबसाइट के ऊपर भी फॉन्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो सब आपको ध्यान में रखनी होगी। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों के अंदर कर्सी राइटिंग यूज करते हैं और लेकिन जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर अपने बड़े बड़े फॉन्ट यूज करते हैं। तो एक सिमिलरिटी होना जरूरी है। ब्रांड का मतलब सिमिलरिटी, कंसिस्टेंसी। जो आपने पोजीशनिंग अपनी तय की है ना, तो उसके ऊपर कंसिस्ट आपको रहना पड़ेगा, उस कंसिस्टेंसी को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आपके ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। किसी भी कंपनी के स्टार्टअप करने के लिए ब्रांड बिल्डिंग सबसे पहला स्टेप है। हमारा जो 90 डेज का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो 6 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। जो पहला जो स्टेप होता है ना वो ब्रांड बिल्डिंग होता है। ब्रांड बिल्डिंग के अंदर पूरा प्रोसेस होने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारा रहता है वो डिजिटल प्रेजेंस होता है। डिजिटली हम आपके बिजनेस को प्रेजेंस करते हैं वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। ये सब कुछ होने के बाद हम काम करते हैं कंटेंट के ऊपर कि डिजिटली प्रेजेंस होने के बाद हमें क्या कंटेंट के आइडिया लेने हैं, कंटेंट कैसे बिल्ड होगा, वीडियो बनाना है, कितने सेकंड का बनाना है, कहाँ से बनाएंगे, कौन से टूल यूज करेंगे, उसके आइडिया अपने को कौन देगा। जब कंटेंट डिजाइन आपके हो जाते हैं ना तो उसके बाद हम करते हैं ग्रोथ हैक्स। मतलब आपके पास जब विजिटर आने लग जाते हैं, यूजर आने लग जाते हैं, तो लीड कैप्चर कैसे करेंगे, उनको नर्चर कैसे करेंगे, आपका सिस्टम उसको कैसे मैनेज करेगा, फनल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो वो पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है जिसको हम ग्रोथ हैक बोलते हैं। उसके अंदर काफी चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। उसके बाद हम फ्यूल द हैक। फ्यूल द हैक जो हमारा जो स्टेप है, 5th स्टेप है, उसके अंदर हम आपको बताते हैं कि अभी ये पूरा सिस्टम रेडी हो गया है, अभी हमें फ्यूल देना। फ्यूल का मतलब कि अभी हमें बूस्ट करना रहेगा, हमें अपना पेड प्रमोशन शुरू करना पड़ेगा। पेड प्रमोशन हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन जितने हैं उसके ऊपर, और दूसरा करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के ऊपर। सर्च इंजन के अंदर नॉर्मली हम 2 सर्च इंजन को कवर करते हैं, गूगल और यूट्यूब, ये बड़े सर्च इंजन है। और सोशल मीडिया के अंदर जो कस्टमर है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, उसके अंदर जो सूटेबल होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो लास्ट स्टेप आता है हमारा ऑटोमेशन। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद हम अपने बिजनेस को किस तरीके से ऑटोमेट करते हैं। तो ये 6 स्टेप का जर्नी हम 90 डेज के अंदर करते हैं, पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आप ये बिजनेस ओनर है, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, 10x तक आप अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे साथ वो 90 डेज की जर्नी करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया, आप मेरे साथ 1-to-1 कीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आपने बिजनेस को, कंसेप्ट को समझ के हम 90 डेज का जर्नी कर सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। आपका डिजिटल इकोसिस्टम रेडी हो जाता है जो आपके बिजनेस को 10x तक ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी बिजनेस।